तो जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं किसका पुत्र रहता है? बाबर का पुत्र। पूरा नाम अगर बोलने को हो तो नसीरुद्दीन हुमायूं इनका पूरा नाम रहता है। और इनका जो कार्यकाल रहा, कार्यकाल को हम बहुत भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और 1530 से 1540 तक ये गद्दी पर बैठे रहे, यानी कि राजा रहते हैं। 1540 से लेकर 1555 तक ये क्या रहे, निर्वासन काल, यानी कि भटकते रहे इधर उधर। और उसके बाद 1555-56 में इन्होंने दोबारा से दिल्ली की गद्दी को क्या किया, प्राप्त किया। तो इनका निर्वासन काल, राज्यारोहण के 2 काल इनके रहे। ठीक है, अब कौन थे हुमायूं और ऐसा क्या हुआ कि भैया इनको जंगलों में भटकना पड़ा, तो इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। अब देखिए, हुमायूं जो थे, इनके पिता का नाम क्या था, बाबर रहता है। और बाबर के जो सबसे बड़े पुत्र हुए वो हुमायूं थे। और उसके अलावा इनके जो भाई रहे, एक का नाम रहता है आपका क्या, कामरान, एक का नाम रहता है आपका अस्करी, और एक का नाम रहता है आपका हिंदा। ये इनके भाई रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके जो पिता बाबर उनको बड़ा प्रेम करते थे। ठीक है, और काबुल में इनका जन्म होता है 1508 में। 1508 में इनका जन्म हो जाता है। तो बड़ा प्रेम करते थे अपने बड़े बेटे को। तो जब शुरुआती जीवन में इनके पिता ने इनकी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो शिक्षा विक्षा ग्रहण की, तो इनको मैथ्स और ज्योतिष में ज़्यादा से क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। बट इनके साथ थोड़ी सी एक समस्या थी, ये किसी भी एक काम को लगातार नहीं कर सकते थे। बीच में ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर निकल जाएंगे, यानी कि लगातार, जो एक राजा का लक्षण होना चाहिए क्या, कि भैया अगर युद्ध है तो लगातार युद्ध में रहना पड़ेगा। बट वो लक्षण नहीं थे इनमें, पहले से ये सारी चीजें दिखाई दे। अफीम की लत इनको बड़ी थी। ठीक है, तो कहते हैं कि भैया 1508 में इनका जन्म हुआ, और जब इनकी उम्र 20 साल की हुई, 20 साल की उम्र में इनके पिता ने इनको बदख्शा का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। यानी कि राजा बनने से पहले हुमायूं बदख्शा के गवर्नर रहते हैं। ठीक है, यानी कि 1528 के करीब में ये बदख्शा के क्या हुए, गवर्नर रहे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ का काम किसी एक और आदमी को सौंपा, आपके यहाँ आ जाते हैं दिल्ली में। और कहते हैं कि जब बाबर यहाँ पर सारे युद्ध लड़ चुका था, उसके बाद उसकी एक इच्छा थी कि मुझे कहाँ जाना है, काबुल जाना है। अगर मरूँ भी तो कहाँ मरूँ, काबुल में मरूँ। तो वो काबुल के लिए निकल गए, लाहौर तक पहुंच गए थे। लेकिन तब तक उन्हें खबर मिलती है कि मेरा बड़ा बेटा क्या है, बीमार है, यानी कि हुमायूं की तबीयत खराब हो गई थी। तो कहते हैं कि बाबर वहां से तुरंत क्या हो गया था, वापस लौट गया था। और एक ये भी मिलता है कि भैया उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये कहा कि इस बेटे की सारी बीमारी मुझे लग जाए। तो वहां से बाबर की तबीयत खराब होना शुरू हो गया था, और हुमायूं की तबीयत ठीक होने लग गई थी। तो जिस दिन बाबर मरता है उस दिन हुमायूं ठीक हो जाता है। तो ये कहानी मिलती है। तो 26 अक्टूबर 1530 के दिन आपके बाबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या कि इस टाइम पे जो दिल्ली का प्रधानमंत्री रहता है, उनका नाम था निजामुद्दीन अली। निजामुद्दीन अली नाम रहता है। अब देखो, बाबर यहाँ पे आया, 4 युद्ध लड़ा, चारों जीता। वो अलग चीज है कि अभी युद्ध ही लड़ रहा है। लेकिन युद्ध लड़ने के बाद इस क्षेत्र की जो व्यवस्था को ठीक करना चाहिए था, इसके लिए बाबर को टाइम नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है कि बाबर जो लड़ा, अफगानों के खिलाफ लड़ा और राजपूतों के खिलाफ लड़ा। तो ना ही पूरी तरीके से अफगान खत्म हुए थे, ना ही पूरी तरीके से राजपूत खत्म हुए थे। तो जाहिर सी बात है, युद्ध होने का खतरा कभी भी हो सकता था। दूसरा कि यहाँ पर निजामुद्दीन सोचता है कि भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मतलब इसको मैनेज कर सके। अब हुमायूं का नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए निजामुद्दीन अली क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है और मेहंदी ख्वाजा को राजा बनाने का प्रयास करने लगता है। ये प्लानिंग बड़ी अच्छे से चल रही होती है इनकी। लेकिन कहते हैं कई बार आदमी एक्साइटमेंट में कुछ गलत काम कर लेता है। मेहंदी ख्वाजा को लगा कि भैया अब तो राजा बन ही जाएंगे,
एक स्टेटमेंट इसने बोल दिया कि भाई राजा बनते ही सबसे पहले जो राजा के सपोर्टर थे, जो उसके सहयोगी थे, सबसे पहले तो उन्हीं की खाल उतरवाऊंगा। इस वजह से सारे लोग डर जाते हैं और यहीं से इसका क्या हो जाता है, बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो लास्ट में सारे अमीरों की मदद से कौन, हुमायूं, सारे भी नहीं लेकिन कैसे न कैसे करके हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। यानी कि बाबर की मौत के बाद कुछ दिन का डिले हुआ। तो वो डिले किसके कारण हुआ था, निजामुद्दीन अली के कारण होता है। और मेहंदी ख्वाजा राजा बनने की चाह रख रहा था, तो इसलिए इसका जो राज्यारोहण हुआ, ठीक है, 30 दिसंबर 1530 को हो जाता है। इसलिए जो 3-4 दिन का जो लेट हुआ वो इस व्यक्ति की वजह से हुआ। तो जब हुमायूं की कंडीशन समझिए, जब हुमायूं राजा बन रहा है, कंडीशन क्या है, एक उसके भाई खुश नहीं थे, दूसरा कोई ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, उत्तराधिकार का ऐसा सवाल नहीं, जो भैया शक्तिशाली है वो राजा बन जाए। तो इसलिए एक तो 3 भाई, दूसरे कुछ अमीर इसका विरोध, अफगान और राजपूत, यानी कि हर तरफ से इसके लिए परेशानियां ही परेशानियां। दूसरा कि इनके पिता ने बोला था कि भैया भाइयों का ध्यान रखना, तो ये बड़ा भाइयों का ध्यान रखने के लिए इसने उनको क्षेत्र देना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा भाई शांत हो। लेकिन होता है कि आप जिसको आप पसंद नहीं है, आप उसके लिए कितना भी करेंगे उसको वो कम ही लगेगा। तो सबसे पहले तो इसने कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया। काबुल और कांधार का क्षेत्र किसको सौंप दिया, कामरान को। अस्करी को संभल वाला क्षेत्र, और हिंदाल को जो मिला था वो अलवर और मेवाड़ वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इनको सौंप दिए। देखो इन तीनों में से हिंदाली एक ऐसा था जो इतना विरोधी नहीं था, किसका, हुमायूं का। बाकी ये दोनों तो बड़े खतरनाक रहते हैं। इसके अलावा इसका एक चचेरा भाई रहता है सुलेमान मिर्जा। सुलेमान मिर्जा, इसको इसने कौन सा क्षेत्र दे दिया, बदख्शा का क्षेत्र दे दिया। अब हुआ क्या, कामरान बड़ा है, मतलब हुमायूं से तो छोटा है लेकिन बाकी भाइयों से तो बड़ा है, और तेज तर्रार बहुत ज्यादा, मतलब चालबाज होते ना जैसे। तो कामरान ने बोला कि मेरा भाई राजा बन गया है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बधाई देने जाता हूँ दिल्ली। और दिल्ली जाते हुए अपने साथ सेना भी लेके जाता है। और सेना लेके जाता है तो सेना लेके पंजाब पे, दिल्ली आ रहा था, पंजाब पे भी अधिकार कर लेता है। अब यहाँ पे हुमायूं को एक राजा होने के नाते इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन भाई प्रेम के कारण वो यहाँ पे ऐसा कर नहीं पाया। तो हुमायूं के पास जितने उनके पुराने क्षेत्र थे सारे चले गए। हुमायूं के पास क्या है, नया क्षेत्र है। अब नए क्षेत्र में कोई बाबर ने ऐसी व्यवस्था भी नहीं कही है, ना ही इतने लंबे समय तक राजा रहा है। दूसरा कि उनकी सेना में जो अच्छे सैनिक थे उनका आना भी उसी क्षेत्र से होना था, लेकिन वो सारा रास्ता क्या हो गया, हुमायूं के लिए बंद हो गया। यानी कि उसके भाई उसके लिए बहुत परेशानी रहे। ठीक है, अब इसी परेशानी के दौर में ही अपना राजपाट आपका कौन शुरू कर देता है, हुमायूं शुरू करता है। तो इस तरीके से तो पहले बंटवारा किया, फिर उसको पता चला कि एक राजा है प्रताप रुद्र देव नाम का, वो अफगानों का सपोर्ट कर रहा है, उसको ये आइडिया लगा। तो हुमायूं को ये बात पसंद नहीं आई और उसने उसके खिलाफ युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो हुमायूं जो पहला अभियान करता है वो कौन सा रहता है, उसका कालिंजर अभियान रहता है। प्रताप रुद्र देव के खिलाफ लड़ा, जल्दीबाजी गुस्से में। ठीक है, तो उसके किले को तो घेरा रखा इसने, लेकिन युद्ध होता है तो राजपूत भारी पड़ते हैं इसमें। दूसरा इसको एक और बात पता चलती है, देखो यहाँ पर जो ये युद्ध हुआ तो युद्ध में कोई ऐसा खास परिणाम नहीं निकला, इसका बहुत नुकसान हुआ। तो ये फटाफट संधि कर लेता है, हार मान लेता है, संधि कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इसका चले जाता है। अब संधि करने का, देखो युद्ध तो कर सकता था लेकिन रीजन क्या हुआ, इसको एक चीज़ पता चली कि जो ये लोदी हैं, जो मुगलों से पहले यहाँ पर रहे, तो जो ये आपके अफगान लोग हैं या लोदी लोग हैं, इनका एक जो दल है वो बिहार की तरफ क्या कर रहा है, अभियान कर रहा है। तो भाई उनको तो कुचलना है, तो फटाफट इसने कालिंजर अभियान में फटाफट संधि की, जितना रकम देना था दिया, यानी कि यहाँ पर हुमायूं अनसक्सेसफुल रहा। तो फटाफट किधर, अफगानियों की शक्ति को कुचलने के लिए दोराह अभियान की तरफ निकल गया ये। और इस अभियान में जहां जाए इसको अफगान मिलते रहे, उनको क्या करता रहा, परास्त करता रहा। और इस टाइम पे एक व्यक्ति बड़ा ऊपर बढ़ रहा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी।
शेरशाह सूरी भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे दोहरा अभियान में अफगानों के खिलाफ लड़ा, उनको इसने क्या कर दिया, परास्त किया। दोहरा मिलता है या फिर दादर मिलता है, ठीक है, जो भी नाम मिले याद रखना। 1532 में ये यहाँ की क्या किया, इसने लड़ाई लड़ी। तो जब यहाँ पे इनको परास्त किया तो वापस आते आते इसने एक किला था चुनार का किला, चुनार के किले को घेर दिया, जिसको चुनार का प्रथम घेरा भी कहा जाता है। चुनार का प्रथम घेरा कहा जाता है। तो ये 1532 का टाइम, चुनार का प्रथम घेरा 1532। ये चुनार का जो किला था ये शेरशाह सूरी के पास था, ठीक है, उसको भी मिला था। वो शेरशाह सूरी में हम जानेंगे कैसे मिलता है उसको। तो वहां पर अब देखो, शेरशाह सूरी को पता है कि अभी हुमायूं से नहीं लड़ा जा सकता, बड़ी सेना है इसके पास। तो होता क्या है कि यहाँ पर हुमायूं को ये करना चाहिए था कि उसको, उसकी शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दे, लेकिन फिर वही ना, घर जाने की जल्दी है, जल्दीबाजी में जितना हो सके उतना करो। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं, एक छोटी मोटी संधि कर लेता है कि आगे युद्ध वगैरह होंगे तो तुम मुझे कुछ सैनिक दे दो, और जो शेरशाह सूरी का एक बेटा रहता है कुतुब शाह, उसको मेरी सेवा में भेज दो। इतनी छोटी संधि, शेरशाह भी तुरंत मान जाता है, वो भेज देता है अपने बेटे को। ऊपर से होता है क्या है, उसका बेटा कुतुब शाह क्या हो जाता है, हुमायूं के साथ आगरा जाता है, तो वहां भी अपना षड्यंत्र करने लग जाता है। तो मतलब कुल मिला के जो एक राजा के तौर पे उसको यहाँ पे करना चाहिए था, उसने वो नहीं किया, उल्टा छोटी सी संधि करके वापस लौट गया। जीता इस युद्ध को, बट जो उसका हक था उसने वो नहीं लिया। यहां से जितनी भी धन संपदा लेके वो आया, तो अभी यहां पर क्या स्थिति हो रही है, एक तरफ गुजरात है और गुजरात में राजा है बहादुर शाह। गुजरात का राजा कौन, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह कौन है, कहते हैं कि इसके पिता का नाम था मुजफ्फर सेकंड, ठीक है, जो लोदियों के काल में रहते हैं, ठीक। तो मुजफ्फर सेकंड ने क्या किया, जो अपनी संपदा बांटी अपने बच्चों में, तो कुछ संपदा इसको भी मिली, लेकिन पिता ने जिस तरीके से बांटी इसको वो पसंद नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी और एक थोड़ा कहते हैं ना शो ऑफ करने वाला, दिखाने वाला ये ज्यादा था, लड़ने वाला, अपनी चीजों को दिखाने वाला, अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला, ऐसा टाइप का राजा रहता है। तो पिता के इस बंटवारे से चिढ़ गया था ये, तो ये कहाँ, लोदियों की सेवा में आ गया था। जो हम पढ़ते हैं अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, वहां आ जाता है। तो वहां पर इसके प्रभाव के कारण बाकी अफगान जो लोग रहते हैं वो इसको सरदार मानने लगते हैं, और इब्राहिम लोदी को ये बात पता चल जाती है कि सारे अफगान इस बहादुर शाह को क्या मान रहे हैं, अपना सरदार मान रहे हैं। इब्राहिम लोदी जिसने पहले इसका स्वागत किया था, अब इससे चिढ़ने लग गया, इस वजह से ये जौनपुर चले गया। जौनपुर में रहा, कुछ टाइम बाद पता चला कि मेरे पिताजी की क्या हो गई, मौत हो गई है। और वहां गुजरात में क्या हो गया है, कोई ऐसी अयोग्य शासक बैठ गया गद्दी पे। ये सुनते ही ये भाई साहब गुजरात की तरफ गया, और 1511 में गुजरात का क्या बन गया, राजा बन गया। तो यह है गुजरात का राजा, 1511 में गद्दी पर बैठता है। तो महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी तो जाहिर सी बात है शक्ति बढ़ाएगा। तो आपका रायसेन, मांडू, ये अहमदनगर, इन सारे किलों में, यानी कि मध्य प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रों में इसने आक्रमण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और उस क्षेत्र को अपने अधीन करना शुरू कर दिया। अब हुमायूं की लड़ाई इससे कैसे होती है, हुमायूं के पास से एक व्यक्ति भाग के, मोहम्मद मिर्जा नाम का व्यक्ति बहादुर शाह के पास गया। तो हुमायूं ने सीधा बोल दिया, भैया कोई इसको शरण नहीं देगा। लेकिन बहादुर शाह ने उसको शरण दे दी। तो हुमायूं ने कहा कि भैया उसको वापस लौटा दो। अब बहादुर शाह उसको मना कर देता कि मैं नहीं लौटाऊंगा, और बहादुर शाह मना कर देता है और अपने अभियान जारी रखता है। तो बहादुर शाह रहता है चित्तौड़ के अभियान पे। अब हुमायूं ने युद्ध करना था क्योंकि मतभेद हो गया था। तो हुमायूं ने जैसे युद्ध करने की सोची, बहादुर शाह उस टाइम पे कहाँ अभियान में था, चित्तौड़ के अभियान में था। और इस टाइम पे ही आपका हुमायूं कहाँ आक्रमण करता है, गुजरात की तरफ। यानी कि जो उसका गुजरात अभियान रहा, किसका, हुमायूं का, 1535-36 का। अब देखो, इसलिए कहा जाता है, देखो युद्ध में सब चलता है, साम दाम दंड भेद। क्योंकि आप राजा हो, आपको राजा की तरह रहना चाहिए, सोच भी वैसी रहनी चाहिए, जैसे मर्जी वैसे जीत हासिल हो। लेकिन आप जब धार्मिक या धर्म वाली चीज ज्यादा ले आओगे तो उस कारण बंध जाता है इंसान। अब इस बात का पता बहादुर शाह को बड़े अच्छे से था।
तो जब हुमायूं ने गुजरात की तरफ अभियान किया तो उस टाइम पे बहादुर शाह चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में घेरा डाल रखा है। तो जो चित्तौड़ की राजमाता रहती है उस टाइम पे, वो रहती है कर्णावती। और कर्णावती, ये कहानी आपने सुनी होगी, कर्णावती ने एक राखी भेजी थी किसको? हुमायूं को, जिसको हुमायूं स्वीकार कर लेता है और वो बढ़ता है, क्योंकि बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध भी लड़ना ही था। तो बढ़ता है बहादुर शाह की तरफ, लेकिन बीच में मन बदल जाता है। मन क्यों बदल जाता है, उसका क्या रीजन था? देखिए, अब देखो, इस जो धर्म ये मान रहा है उसमें क्या है कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम पर क्या कर रहा है? आक्रमण कर रहा है, उस टाइम पे दूसरा मुस्लिम शासक किसी अन्य मुस्लिम शासक पे आक्रमण नहीं करेगा। अब अगर आप धर्म सोच के चलोगे तो ये बात माननी पड़ेगी। आप राजा के तौर पे सोचोगे तो आपको जीतना है। और यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती हुई, वो उसने युद्ध नहीं किया, जबकि एक राजा के तौर पे उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था? युद्ध करना चाहिए था। अब उसने युद्ध कब किया? जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया, तब हुमायूं ने बहादुर शाह की सेना के साथ युद्ध किया, उस पर घेरा डाला। तो बहादुर शाह भागता है, क्योंकि मुगल सेना बड़ी थी। जितनी जगह भागा उतनी जगह वो उसको क्या करता रहा? पकड़ता रहा, घेरा डालता रहा। अंत में जाके 1535 में गुजरात, अहमदाबाद में हुमायूं उसको परास्त कर देता है और उसका सारा क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है। यानी कि गुजरात हुमायूं के अधीन कब हुआ? 1535 में। जीता, लेकिन उसने राजा की तरह व्यवहार नहीं किया। अगर वो उस टाइम पे युद्ध करता जब वो चित्तौड़ में था, तो दूसरा, एक तो युद्ध जीतने में उसको कम समय लगता, क्योंकि उसकी सेना वैसी व्यस्त थी बहादुर शाह की। और नेक्स्ट चीज क्या होती कि जो राजपूत प्रशांत थे बहादुर शाह से, उनका सपोर्ट हुमायूं को मिल जाता। लेकिन उसने यहाँ पे ये गलती कर दी। इसके बाद क्या हुआ? जब उसके पास गुजरात आ गया, बहादुर शाह तो भाग गया था, उसने ये क्षेत्र अपने भाई अस्करी को दे दिया। हुमायूं ने ये क्षेत्र अस्करी को यहाँ पे बोल दिया, राज्यपाल तुम संभालो इस क्षेत्र को। लेकिन भाई कैसा है, उसका कोई दूरदर्शिता है नहीं। उसकी नीतियों के कारण वहाँ की जनता परेशान हो गई और उन्होंने, वहाँ के अमीर लोगों ने मिलकर बहादुर शाह को फिर से अपने पास क्या कर दिया? वापस बुला दिया। अब बहादुर शाह को जब वापस बुला दिया तो जो गुजरात 1535 में मिला था, 1536 में हुमायूं के हाथ से चला भी गया। तो कुल मिला के अभियान भी कैसा रहा? उसका विफल रहा। इसके अलावा दूसरी चीज क्या हुई कि जब उसको पता है कि बहादुर शाह अपना अभियान आगे बढ़ा रहा है, वो तब भी एक्शन नहीं ले रहा है। देखिए, चुनार का प्रथम घेरा डालने के बाद ये भी जीता, संधि के बाद पैसा आया, लेकिन उसने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया। वो क्या होता था, युद्ध लड़ने के बाद रानीवास में चले जाता था अफीम खाने के लिए। और उसने जो ये अपना बीच का 1.5-2 साल का जो टाइम वेस्ट किया, ये किस चीज पे वेस्ट किया? एक नगर बसाने में वेस्ट कर दिया। एक नगर इस टाइम पे बसा देता है वो, दीन पनाह नाम का। 1500 इस टाइम पे वो नगर बसा रहा है, पैसे उड़ा रहा है। ठीक है, दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत कर रहा है। अरे भाई, राजा हो आप, राजा की तरह व्यवहार करो। तो दिल्ली में मीना बाजार हुमायूं शुरू कर रहा है। दीन पनाह नगर कौन बसा रहा है? हुमायूं बसा रहा है। इसी कारण से ये सारी चीजें हो रही है। अब जब तक वो गुजरात में बिजी रहा, तब तक बिहार की तरफ शेर शाह सूरी अपना अभियान चला ही रहा था, अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। अब अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और साथ ही साथ बंगाल पर बार बार आक्रमण कर रहा है, क्योंकि वहां से उसे धन संपदा मिल रही है। हुमायूं को ये बात पता चल रही है कि भैया अब शेर शाह सूरी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो फिर उसने आते ही फिर नया फैसला क्या लिया कि मैं युद्ध करूंगा किसी खिलाफ? शेर शाह सूरी के खिलाफ। तो फिर से कहाँ पहुंच गया? चुनार के किले पर, और चुनार का दूसरा घेरा डाल दिया। चुनार का दूसरा घेरा 1537 में। अब देखो, शेर शाह सूरी हो, उसकी सोच बड़ी अच्छी थी। अब हुआ क्या कि जो शेर शाह सूरी है, इस टाइम पे वो यहां पर है ही नहीं। शेर शाह का सूरी का जो बेटा रहता है, जिसको हुमायूं अपने साथ ले गया था, वो भी भाग के वापस आ चुका था। तो कुल मिला के हुमायूं को तो कोई फायदा हुआ नहीं था। शेर शाह सूरी ने क्या किया, अपने बेटे को यहाँ छोड़ दिया। वो किले के ऊपर अपनी सेना लेके खड़ा हो गया। और हुमायूं ऐसा नहीं कि किले के अंदर जाए, वो किले के बाहर खड़ा है। शेर शाह सूरी के बेटे ने 6 महीने तक हुमायूं को इसके बाहर रखा। वो खड़े हैं, क्या आएंगे आएंगे तब लड़ेंगे। हुमायूं यहाँ खड़ा है, वो वहाँ खड़ा है, वो भी मजे ले रहे हैं।
और इस टाइम पे शेरशाह सूरी पहुंच रखा है बंगाल। शेरशाह सूरी बंगाल पहुंचा है। बंगाल में राजा कौन है? नुसरत शाह है। नुसरत शाह को पीट रहा है आपका कौन? शेरशाह सूरी। पीट दिया, उसे धन संपदा ले ली। 6 महीने के बाद इसकी टीम से, हुमायूं की टीम से एक आदमी अंदर घुस गया और पूरा क्षेत्र जीत लिया। यानी कि दूसरा घेरा भी उसने जीता, चुनार का दूसरा युद्ध भी जीता। लेकिन क्या एक्चुअल में इसने ये युद्ध जीता? क्योंकि जिसको हराने के लिए गया था वो तो है ही नहीं। वो कहाँ पहुंचा हुआ है? बंगाल पहुंचा हुआ है। तो चुनार उसने विजय किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नुसरत शाह इतना पिट गया कि नुसरत शाह ने हुमायूं को चिट्ठी लिख दी, प्रभु बचा लो। हुमायूं ने सोचा कि चलो बचा लेते हैं। और यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती। अब हो क्या रहा है? यहां से हुमायूं गया कहां? बंगाल। शेरशाह सूरी पागल नहीं है, वो राजा है। वो यहां से वापस आ गया। ठीक है, एक भाग रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। बंगाल गया, नुसरत शाह को मदद की, उसको गद्दी पर बिठाया, सारी चीजें की, मुगल साम्राज्य के अधीन किया, सारी चीजें कर दी। उतने देर में जब तक वो यहाँ कर रहा है, सारी चीजें निपटा रहा है, तब तक आपका कौन? शेरशाह सूरी पटना, जौनपुर, इन सारे इलाकों में क्या कर दे रहा है? कब्जा कर दे रहा है। उसने सब इलाकों में कब्जा कर दिया। अब जब आपका हुमायूं बंगाल गए तो ऐसा नहीं कि वापस फटाफट जाओ ना, बैठ के आराम कर रहे हैं समुद्र के किनारे बीच में मस्ती मार रहे हैं। उतने में आपका शेरशाह सूरी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। ऊपर से हुमायूं के 2 भाई, जो अस्करी रहता है वो आ जाता है दिल्ली में, बोलता है कि मैं राजा हूँ। वो अपने नाम का खुतबा पढ़ा देता है, मैं राजा। कामरान को पता चलता है, वो भी फटाफट दिल्ली की तरफ भागता है। हुमायूं के लिए कम टेंशन थी। शेरशाह सूरी अपने दोनों भाई बहुत परेशान रहता है। तो वो यहाँ से निकलता है। अब शेरशाह सूरी को पता है कि दिल्ली जाएगा, अपनी पूरी सेना इकट्ठी कर लेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या कर दो? रोक दो। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उसने इस सारी चीजों में। तो शेरशाह सूरी रोक देता है मार्ग, और फिर जो युद्ध होगा कौन सा? चौसा का युद्ध। देखो, हुमायूं जो भी था मुगल शासक रहता है, सेना बड़ी रहती है उसके पास। शेरशाह सूरी को बड़े अच्छे से पता है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके आराम गई या आराम प्रस्तुता को दिखाता है कि हुमायूं यहाँ पे गया। अब इस टाइम पे अगर आप राजा हैं या कोई भी व्यक्ति राजा हो, जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी के खिलाफ सीधा युद्ध करेगा। लेकिन हुमायूं गप्पे मार रहा है, बात कर रहा है कि संधि वंधि कर लेते हैं। और शेरशाह सूरी भी मजे ले रहा है कि चलो बात कर लेते हैं। इस टाइम पे गंगा नदी के इधर उधर के सारे इलाके शेरशाह सूरी हड़प चुका है। अब हुआ क्या कि जो भाई साहब शेरशाह सूरी है, वो नदी के ऊपरी क्षेत्र में अपने शिविर लगा देता है। युद्ध लड़ना था, और जो आपका कौन रहता है? हुमायूं। कौन चढ़े ऊपर? नदी के किनारे किनारे भाई साहब ने अपने क्या लगा दिए? शिविर लगा दिया। और 3 महीने तक बातचीत ही चल रही है। और तब तक हुआ बारिश का मौसम आ गया। बारिश का मौसम आ गया तो गंगा का पानी बढ़ गया। अब नदी किनारे किसके शिविर थे? हुमायूं के शिविर रहते हैं। सारे शिविरों में पानी। तोपे ले जा रखा था अपने साथ, तोपे चलाओ तो बुलबुले निकले उनसे। अब राजा का क्या काम है? राजा का काम है युद्ध जीतना, कैसे भी जीतना। जैसे ही शेरशाह सूरी ने देखा कि अब पानी भर गया, इसके सेना तो वैसे इधर उधर है, रात में शिविरों पे हमला कर दिया हुमायूं के। बेचारा हुमायूं कंबल तक नहीं फेंक पाया अपना, वहीं से फाल मारी, छलांग मारता है नदी में। वो तो एक मछुआरा भिश्ती रहता है, वो उसको बिठा के। अब देखो, जब जान बचानी होती है तब आदमी ये नहीं देखता कि मेरे साथ कौन कौन है, तुम भी बच जाओगे तो मिल जाएंगे आगे। अपने बीवी बच्चे जो थे वो वहीं छोड़ दिए उसने कैंप में, उनका क्या हुआ पता नहीं। एक भिश्ती की मदद से जान बचा के भागा वो भाई साहब आगरा की तरफ। यानी कि ये चौसा का युद्ध कौन जीता? शेरशाह सूरी विजय हो गया। इसके बाद वो शेरशाह सूरी नाम रखता है अपना इस युद्ध के बाद। ठीक है, अब आपके बाद इसके बाद वो जाता है कहाँ? आगरा। आगरा में उसके दोनों भाई भी हैं, कामरान और हिंदाल। तो बोलते हैं मदद करनी है। तो हुमायूं बोलता है पता है मुझे तुम कैसे हो। बोलता तुम्हारी मदद तो नहीं चाहिए, बस तुम एक काम करो, अपनी अपनी सेना मुझे दे दो। भाई बोलते पागल तो हम हैं नहीं। कामरान अपना काबुल चले गया, अस्करी अपने घर चले गया। तो तब इसके बाद फिर जो मेन युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध, या फिर इसको क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध, 1540। हुमायूं इतने गुस्से, इतना तत्पर रहता है कि इस युद्ध में अपनी तोप ले जाना ही भूल जाता है। तोप ही नहीं ले गया।
अरे वही तो उनका सबसे बड़ा हथियार था यहाँ पे। और जब वहां पे पहुंच गया तो भाई साहब युद्ध करना चाहिए, नहीं वहां फिर गप्पे मार रहा है। वही उसकी सबसे बड़ी गलती होती थी। बस शेरशाह सूरी ने मौका देखते ही फिर क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। युद्ध कर दिया तो अब भागना पड़ गया किसको, अब तो अपने मेन जगह से ही भागना पड़ा। तो आपका इस युद्ध में कौन हो जाता है, हार जाता है आपका हुमायूं, और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है किसका, शेरशाह सूरी का। यानी कि यहाँ से हुमायूं का जंगल का काल, निर्वासन काल शुरू हो गया। यानी कि ये इंपॉर्टेंट युद्ध रहा। कौन विजयी हुआ इसमें भी, शेरशाह सूरी हुआ और राजा बन गया एक। यानी कि फिर से वो एक अफगान वंश की स्थापना कर देता है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से भाग के अब उसने सोचा कि कश्मीर जाऊंगा। कश्मीर की तरफ कामरान ने रास्ता रोक दिया, क्योंकि वो लगातार शेरशाह सूरी से संपर्क बनाए हुए था। अब इसने बोला जाओ कहाँ, तो इसने सोचा मारवाड़ चले जाते हैं, क्योंकि मारवाड़ का एक राजा था मालदेव, वो बोला था आजा आजा मेरे यहाँ रहना। वो तो रास्ते में इसको पता चल गया कि ये मिल रखा है शेरशाह सूरी से, मेरी गर्दन काट के उसको सौंपेगा। भाई साहब वहां भी नहीं गया। किसके यहाँ गया, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ गया। यहीं करता है हमीदा बानो बेगम से शादी, और यहीं होते हैं आपके अकबर का जन्म 1543 में। लेकिन जो राजा है उसको राजा ही बने रहना है, और राजा बने रहने के लिए उसको सेना चाहिए, शक्ति चाहिए, और इतनी मदद कोई कर नहीं रहा है। यहाँ चाहिए इसने शरण दे रखी है, लेकिन खतरा है शेरशाह सूरी से। तो अकबर के जन्म के बाद वो यहाँ से निकल गया, और यहाँ से कहाँ पहुंच गया, ईरान। और ईरान का शासक तहमास्प, वहां पर शाह वंश चलता था। ईरान के शासक ने उसको शरण दी, बड़ी इज्जत आदरी खादरी जो करनी थी उसकी की, बढ़िया से बिठा के लिया, तुम थकेगी, तुम चाय पिया, दूध पिया, पूरी उसकी क्या की आदरी खादरी की उसकी वहां पे। लेकिन उसके साथ एक और आदमी था बैरम खां। उसको होता नहीं जल्दी जल्दी करो, ऐसा टाइप का जो इंसान होता है वो गालियां बहुत खाता है। अब ईरान का शासक हुमायूं को देख तो ठीक रहा, लेकिन बैरम खां को देख के उसका मूड खराब हो गया, और तब उसने बैरम खां के साथ साथ हुमायूं को भी सुनाना शुरू कर दिया, क्या आदमी है भाई तू, जब तुझे पता है कि ऐसी ऐसी चीजें तेरे साथ हो रही हैं तो क्यों कर रहा है ऐसा, मदद में ऐसे तो करूंगा नहीं। ठीक है, तो अंत में जाके ईरान का शासक उसको 14,000 की सेना देने के लिए तैयार हुआ, बट एक कंडीशन में। उसने बोला जो ये धर्म के आधार पे जो चल रहा है ये छोड़ भैया, ऐसे में तो मारा जाएगा बार बार, और जो ये बार बार रेस्ट करने की आदत है ये छोड़। तो इसलिए यहाँ ईरान जाके हुमायूं ने शिया मत को धारण किया, जो हम मुस्लिम में पढ़ते हैं ना सुन्नी और शिया, तो शिया धर्म को यहाँ पे स्वीकार कर लेता है। और दूसरा एक और वादा करता है कि भैया भाइयों पे कोई ऐसा रहम वहम नहीं करूंगा। वो भी बोलता है उसे, अपने भाई के चक्कर में तो गया तेरा सारा कुछ। और एक और चीज, कंधार मुझे चाहिए। यानी कि ईरान के शासक ने इसे क्या कहा, कंधार खुद को सौंपने के लिए कहा। सेना लेके गया, अपने भाइयों को हराया, कंधार उसने ले लिया, कंधार ईरान के शासक को सौंप भी दिया। लेकिन तब तक ईरान के शासक की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो कंधार हुमायूं के पास आ जाता है। 1544-45 के टाइम पे वो ये सारी चीजें कर चुका था, लेकिन उसके भाई उसके बीच में विरोध चल ही रहा था। तो कभी कामरान के पास जा रहा है आपका कंधार, कभी हुमायूं के पास आ रहा है। तो कुल मिलाकर अंत में आते आते वो इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था, पंजाब पर कब्जा कर चुका था। अब नेक्स्ट जो उसका था टारगेट कहाँ, दिल्ली पर आक्रमण करना। लेकिन अब तक दिल्ली की गद्दी मर चेंज हो चुका था, शेरशाह सूरी मर चुका था, और उसका बेटा सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, तो वो आता है और एक युद्ध लड़ेगा, कौन सा, मच्छीवार का युद्ध लुधियाना के निकट। मच्छीवार का युद्ध लुधियाना के निकट लड़ेगा 1555 में। अपने ईरान से लेके आया था, तीरंदाज वगैरह लेके आया था। यहाँ से अफगान, जो यहाँ पे अफगान या सिकंदर सूरी रहता उसकी सेना वहां गई हुई थी, वो भी तीरंदाज लेके गए थे। लेकिन युद्ध हो रहा है रात में। सिकंदर लोदी की सेना, हाँ सिकंदर जो है आपका सिकंदर सूरी, उसकी सेना बड़ी है, तीरंदाज लेके जा रखा है, लेकिन रात के अंधेरे में तीर निशाने पे नहीं लग रहे। तो इस वजह से अब वो भागने लगे तो वो कहाँ पहुंच गए, हिंदुओं के गांव में पहुंच गए, जो आसपास हिंदुओं के गांव थे। और उस टाइम पे जो घर बने होते थे घास फूस के बने होते थे, तो वहां आग लगाना शुरू कर दिया। अब आग लगाने से हुआ क्या, उजाला हो गया।
और तब आते हैं मुस्लिम धनुर्धर या तीरंदाज भार, और तब वो क्या करते हैं, तीर वीर के माध्यम से तुरंत ही हरा देते हैं किस सेना को, अफगान या फिर सिकंदर सूरी की सेना को। यानी कि इस युद्ध में आपका हुमायूं जीत जाता है। जैसे ये बात सिकंदर सूरी को पता चलती है तो तब वो खुद तैयार होता है युद्ध लड़ने के लिए। और फिर जो अंतिम युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध हुआ, 555-56 सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, अब सरहिंद का युद्ध होता है तो इस टाइम पे हुमायूं की मदद के लिए बैरम खां, साथ में अकबर भी अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। बहुत युद्ध खतरनाक युद्ध होता है दोनों के बीच में, लेकिन अंत में जो ये सिकंदर सूरी है इसकी सेना को भागना पड़ जाता है और सिकंदर सूरी भाग जाता है। तो कुल मिला के हुमायूं फिर इस युद्ध के बाद पुनः अपनी राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है। कौन सा युद्ध रहा वो आपका, सरहिंद का युद्ध। तो इसके बाद हुमायूं दिल्ली का दोबारा से शासक बन गया और उसके बाद थोड़ा आराम के लिए उसने अपना जीवन वैसे ही सौंप दिया कि चलो अब रेस्ट कर लेते, इतने साल भाई बड़ी मुश्किल से गद्दी प्राप्त हुई है। तो एक दिन जा रखा था, लाइब्रेरी थी, कौन सी लाइब्रेरी थी, शेर मंडल नाम की। यहां से वापस आ रहा था, पता नहीं किसने केले का छिलका फेंक दिया लाइब्रेरी की बाहर, और ये पता नहीं कौन सी चप्पल पहन के गया, स्लीपिंग चप्पल लेके गया होगा, और वहां पे उसका क्या होगा, खोटो रड़गी, पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो यहाँ पर क्या हो जाती है, सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हो जाती है। तो इसलिए एक लेखक हुआ जिसका नाम था लेनपूल। लेनपूल ने क्या लिखा, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर मर गया। तो ये थे आपके हमारे प्यारे हुमायूं जी। जीवन में अपने भाइयों से, अपनी इन आदतों से, इसलिए अपनी आदतें बदलो। जो रेस्ट करने की आदत होती है ना कि 5 मिनट पड़ा, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट करते करते 1.5 GB खत्म हो जाता है। हुमायूं का साम्राज्य चले गया था, तुम्हारी नौकरी चले जाएगी। अब नौकरी से ही तुम्हारी सारी ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, गाड़ी, पैसा, घर, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, शादी, इसी से जुड़ी हुई है। तो ब्यो करना है तो 1.5 GB ख़त्म करो, अभी बंद करो देखना, ठीक है। टारगेट बनाओ, आज मैं 70% बचा के रखूंगा अपना डेटा, ठीक है। तो ये हुमायूं रहा। हुमायूं के लिए भाइयों के साथ साथ जो सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना वो कौन थे आपके, शेरशाह सूरी। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, एक्चुअल में थे कौन। शेरशाह सूरी राजा बने 1540 से 45, 5 साल के लिए राजा रहे शेरशाह सूरी। बचपन का जो इनका नाम था फरीद खां, और जन्म होता है 1472 में। पिता का नाम है हसन खां, दादाजी का नाम है इब्राहिम, और उनके पितामह यानी कि परदादा वो आए थे यहाँ नौकरी करने के लिए पंजाब की तरफ, ठीक है। तो इनको उसी क्षेत्र में काम करते थे ये, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो इनके पिता जो रहते हैं वो बिहार की तरफ आ जाते हैं, वहाँ की जागीरदारी नहीं मिल जाती। यानी कि इनके जो पिता थे, क्या नाम रहता है, हसन खां, उनको बिहार की जागीरदारी मिल जाती है। और इनके पिता को जिन्होंने आश्रय दिया था जलाल खां नाम, तो जमाल खां नाम बोलेंगे, जमाल खां, उन्होंने इनको क्या दिया, शरण दी थी कि भैया आप करो, यहाँ पे काम करो। तो ये यहाँ पर आते हैं बिहार की तरफ। अब हसन खां जो थे, 4 बीवियां, 8 बच्चे, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगर आदमी दूसरी शादी कर रहा है, जाहिर सी बात है पहले वाली से परेशान होगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, पर यही होगा, पुरानी गाड़ी खराब हो गई, नहीं ले लो। तो अब नई शादी, तो जो नई शादी होती है ना, तो उस टाइम पे आदमी बड़ा मतलब खाना खाया, सासू जी बात की, अरे सर दर्द हो रहा है, मैं दबा देता हूँ सर, और 4-5 बार सर दर्द हो रहा है, मैं दबा देता हूँ गला, सब खत्म, चेंज होता है। तो जो आपके हसन खां रहते हैं, इनके जो बड़ी सबसे पहली बीवी रहती है, उनका जो सबसे बड़ा बेटा रहता है वो रहता है फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी। और जो सबसे छोटी वाली बीवी रहती है, यानी जो भी रहती है, वो चिढ़ती थी, सारे भाई चिढ़ते थे।
तो इनको थोड़ा सा प्यार व्यार थोड़ा सा कम मिला। तो जब लड़कों को थोड़ा प्यार व्यार कम मिलता है तो तब घर के बाहर का रुख ज़्यादा अपनाते हैं। और आपने सुना होगा ना, लड़के घर से बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। कारण क्या है? घर में प्यार ही नहीं मिलता है। घर में चप्पलें और बेल्टें मिलती हैं, ठीक है। असली प्यार तो कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा, दोस्तों का साथ होता है ना। तो वहाँ होता है 4 बोतल, वो सारी चीज़ें होती है दोस्तों के साथ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका डेटा जल्दी जल्दी खत्म होने लगा तो बड़ा प्यार मिलता है लड़के को। इस लोग घर जाना पसंद ही नहीं करता, क्या करना घर जाके, होता है ऐसा। लड़कियों को मिल जाता है घर में प्यार, इस लोग घर ही में रहती है कि चलो मम्मी मैं दबा देती हूँ आपका सर। लड़कों का ऐसा नहीं होता है ना। लड़कों सर में दर्द हो रहा है, हथौड़ा लो पैर में मार दो, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, सर का दर्द गायब हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी ने फिर देखो बहुत सारी चीजें होती है। कोई अगर नाराज है तो कोई गलत काम में आ जाता है, कोई सही काम में आ जाता है। ये फरीद खां जो रहता है ये पढ़ने लगा, इसके बाद इसने अध्ययन करना शुरू कर दिया, पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की। तो इसके पिता को जिसने शरण दी थी उसका नाम था जमाल खां, उसकी नज़रों में आ गया और उसने बोला कि अपने पिता की जागीरदारी का देख, यानी कि उसके पिता को जितनी चीज़ें मिली थी उनकी देख रेख करने लगा। कौन? शेरशाह सूरी। 11 सालों तक जितना अनुभव था उसने वहीं से प्राप्त किया कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से राजस्व वसूलना है, कैसे कैसी व्यवस्थाएं अपनानी है, ये इसने सब वहीं सीखा और वही बाद में अप्लाई भी किया, ठीक है। और कुछ टाइम बाद इसने जमाल खां से कहा कि मुझे अपने पिता की जागीरदारी दे दो, लेकिन वो नहीं देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद इसके पिता की मौत हो जाती है तो ये जागीरदारी इसको मिल जाती है। लेकिन इसके जो बाकी भाई रहते हैं और माताओं के जो भी भाई रहते हैं वो प्रॉपर्टी पर बोलते हैं कि भाई हमारा भी तो अधिकार है। तो इसको ये फिर यहाँ से छोड़ के बिहार चले जाता है। बिहार चल जाता है। बिहार में जो शासक है उसका नाम है बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी के यहाँ इसने काम किया। इसने अपने बेटे जलाल खां के लिए शिक्षक नियुक्त कर दिया शेरशाह सूरी को, यानी कि शेरशाह सूरी जलाल खां का शिक्षक रहता है। इसी बीच नाम भी कमाता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो जब नाम कमा रहा होता है तो जो बाकी अफगान लोग रहते हैं वो चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब एक सक्सेस हो रहा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ देखी जाती है कि दूसरे जलते हैं उससे। उन्होंने बहार खां लोहानी के क्या करने शुरू कर दिए? कान भरने शुरू कर दिया। बहार खां लोहानी क्या कहता है? जितनी भी चीज़ें तुम्हें मिली है मुझे दे दो। और शेरशाह सूरी क्या करता है? उन सारी चीज़ों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और देता नहीं है वापस। तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कुछ टाइम बाद बहार खां लोहानी मर गया। अब ये बहार खां लोहानी वो व्यक्ति था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसी से छीना। बहार खां लोहानी मर गया तो जलाल खां राजा बनेगा, इसका बेटा। ये है छोटा। अब जब छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है आसपास के राजा यही सोचेंगे वहाँ छोटा बच्चा है, क्या करो, आक्रमण करो। बंगाल वाला जाग गया। बंगाल में राजा कौन? नुसरत शाह। नुसरत शाह ने सोचा कि मैं अटैक करता हूँ, उसने अटैक किया, लेकिन यहाँ शेरशाह सूरी मिल गया। शेरशाह सूरी ने उसको पीट दिया। इस वजह से शेरशाह सूरी फेमस हो गया। यानी कि नाम का राजा ये सारी चीजें कौन? शेरशाह सूरी संभाला। धीरे धीरे वो पूरा क्षेत्र अपने अधीन ही कर लेगा। और यही उसने राजस्व के लिए सारी चीजें की। युद्ध लड़ा हुमायूं से, जो हम बात कर चुके, कैसे कैसे युद्ध लड़ता है, यही वो सारी चीजें करता है। और 1540 में वो क्या करता है? आपका हुमायूं को हरा भी देता है। अब 1540 के बाद क्या हुआ? क्योंकि 1540 तक तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हुमायूं से युद्ध लड़ता रहा इस टाइम पे। लेकिन इसके बाद उसने ऐसा क्या किया? अब इसके बाद उसने एक छत्र राज कायम करने की कोशिश की, यानी कि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। आपका रायसेन हो गया, मालवा हो गया। 1542-43 रायसेन और मालवा को जीत लिया। फिर आपका ये थोड़ा ये पाकिस्तान और पंजाब वाला क्षेत्र, इसको भी जीत जाता है। लेकिन समस्या इसको आती है कहाँ? मारवाड़ से। मारवाड़ में राजा है मालदेव, जो कभी हुमायूं को बोल रहा था आजा आजा, और हुमायूं यहाँ नहीं गया, क्योंकि हुमायूं को क्या मिल गया था? एक कहीं से क्लू मिल गया था कि भैया मुझे मारने वाला। एक्चुअल में हुआ क्या था कि शेरशाह सूरी ने कहा कि भैया उसको शरण मत देना। तो अब यहाँ पर इसने शेरशाह सूरी की बात मानी भी नहीं और टाली भी नहीं।
ना ही इसने हुमायूं को शरण दी, ना ही शेरशाह सूरी की बात मानी। मतलब एक तरीके से इन बातों से तटस्थ रहा। हुमायूं ने सोचा ये मिल गया है किसकी तरफ, शेरशाह सूरी की तरफ, इसलिए हुमायूं भाग गया। और उसने सोचा इसने मेरी बात मानी नहीं, इसको बताना पड़ेगा। इसने बोला भैया इस राज्य के अंदर मैं अपना राजा, खुद राजा रहूंगा तो मैं कैसे स्वतंत्र शासक रह सकता हूँ, मैं तो गुलाम ही रहूंगा। इसलिए यहां पर आता है शेरशाह सूरी युद्ध लड़ने के लिए। अब युद्ध लड़ने के लिए आता है तो ये खाइया वाइया खोद देता है। अब टेंशन है शेरशाह सूरी युद्ध लड़े कैसे। अब शेरशाह सूरी यहाँ युद्ध लड़ने के लिए इसके क्षेत्र में फूट फैला देता है या फूट डलवा देता है, और उस फूट का फायदा ही शेरशाह सूरी को मिलता है। लेकिन लड़ाई होती है बहुत खतरनाक। शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से इस युद्ध में जीतता है। इसलिए शेरशाह सूरी या इस अभियान के दौरान उसने एक बात कही थी कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने साम्राज्य को खो दिया। ये कथन किसका है? शेरशाह सूरी का है। उसने मारवाड़ अभियान के लिए पहले ही बोल दिया था कि यहाँ लड़ना टफ होगा, और राजस्थान जैसा क्षेत्र है क्या मिलेगा, बाजरा मिलेगा। तो इसीलिए ये कथन किसका है? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया या आधा साम्राज्य खो दिया। ये शेरशाह सूरी ने मारवाड़ अभियान के लिए कहा। ठीक है। इसके बाद उसने कालिंजर का अभियान अपनाया, और उसने ये नहीं सोचा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम अभियान होगा। 1545 में कालिंजर अभियान ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था। कालिंजर वालों ने भी बढ़िया से खाइयां खोद दी थी, आपने बाहुबली में देखा होगा। अब सारा किला पैक हो गया तो कहाँ से जाओगे? तो बाहुबली तो क्या कहे, वो तो दिमागदार था, वो तो उछल उछल के गए लेकिन राजाओं के लिए यहाँ पे ऐसे उछल के जाना संभव नहीं था। तो इसने क्या किया कि भैया अब किले के दरवाजे को कैसे तोड़े, अब तोप फेंकनी पड़ेगी। तो तोप के लिए मैं गोला डाल रहा था, और वो क्या हुआ, कुछ पटाखे देखे आपने दिवाली में, आग लगाते वहीं फट जाते हैं। ऐसे ही हुआ इसके साथ, आग लगाई वहीं फट गया, वहीं फट गया। तो शेरशाह सूरी वहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि गोला फटने से किस राजा की मौत हुई थी? शेरशाह सूरी की। कौन सा हथियार चला रहा था? उक्का नाम का हथियार चला रहा था। उक्का नाम का हथियार चला रहा था, और इसी में गोला फटने से इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और तब शेरशाह सूरी के बाद जो राजा बना, इसका बेटा सिकंदर सूरी। इसका बेटा क्या नाम रहता है इसके बेटे का? सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी 1545 से लेकर 1555 तक ये राजा रहा। तो इसी के खिलाफ लड़ा आपका कौन? हुमायूं। बाद में मच्छीवार का जो युद्ध लड़ा, इसी के खिलाफ लड़ा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका कौन था? शेरशाह सूरी। तो ये राजा के तौर पर उसने ये काम किया, और अपनी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या क्या किया उसने। एक तो जो पहले एक प्रथा चली आती थी, पट्टा और कबूलियत की प्रथा, यानी कि जमीनों का पट्टा हो, कबूलनामा हो। यानी कि पट्टा और कबूलियत प्रथा को इसी ने फिर से क्या किया, शुरू किया। क्योंकि सल्तनत काल में ये शुरू हुई थी। वो घोड़ा दागने की प्रथा, ये सारी प्रथाएं इसने फिर से लागू किया अपने यहाँ। दूसरा, इसको भूमि के लिए काम करने का अनुभव था, इसलिए इसने वो भी काम किया। इसने मापन के लिए एक नया पैमाना चला दिया, गजे सिकंदरी जिसको कहा जाता है, या सन की डंडी। मतलब 32 इंच का एक पैमाना इसने बनाया, यानी कि 39 उंगलियों के बराबर एक पैमाना यह बनाता था, जिसको क्या कहा, सन की डंडी या गज ए सिकंदरी या सिकंदरे गज। गज ए सिकंदरी नाम का पैमाना किसने चलाया? इसने ही चलाया था। ठीक है। दूसरा, रुपयों में क्या किया इसने? चांदी का रुपया चलाया, और तांबे का दाम चलाता है। और एक नया सिक्का इसने चलाया, कौन सा? अशरफ नाम का सिक्का। कौन सा सिक्का इसने चलाया था? अशरफ नाम का सिक्का इसने चलाया था। ठीक है, अशरफ नाम का सिक्का चलाता है। इसके अलावा दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाता है ये, उसका नाम था किला ए कुहना। ये मस्जिद आपके दिल्ली में है, जिसका निर्माण कौन करवाता है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है आपका? सासाराम में। बिहार सासाराम में आपका किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। और कहते ये भी हैं कि इसने जो पटना जो शहर है उसके निर्माण के लिए कार्य करना शुरू किया, यानी कि पटना नगर को बसाने की शुरुआत करने लगा ये
तो पटना तो पहले से फेमस था, बहुत सारे राजाओं ने पटना को बसाने का, पाटलिपुत्र जो कहते हैं, लेकिन इसने भी शुरू किया कि किले विले बनाते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाए ये। तो ये सारी चीजें इसने यहाँ पर अप्लाई की थी। तो ये आपके कौन रहे, शेरशाह सूरी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड की, जब इनसे जो हुमायूं के अभियान रोके तो बहुत सारे रास्तों को तोड़ फोड़ दिया था ताकि उसके लिए जाना मुश्किल हो। तो ये पूरा आपका एक रोड का मरम्मत करवाता है। पहले के टाइम से एक रोड चली हुई आ रही थी जिसको वर्तमान में GT रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ट्रक रोड। अब देखो, ये ग्रैंड ट्रक नाम तो अंग्रेजों ने रखा होगा, इसको तो इंग्लिश नहीं आती होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, पुर्तगालियों से भी लड़ा था ये, ऐसा नहीं है, बट इंग्लिश नहीं आती थी। तो ग्रैंड ट्रक रोड तो अंग्रेजों ने, ऑकलैंड ने रखा था 1839 में। इसने जो मरम्मत करवाई तो नाम रखा सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। ये शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। सड़क ए आजम नाम रखने वाला कौन, अंग्रेज। बाद में जब इसकी मरम्मत करवाते हैं या ठीक तरीके से करवाते हैं तब इसका नाम रखते हैं GT रोड। वो 1839 की घटना है, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम की। ठीक है, तो कहाँ है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार में। हुमायूं का मकबरा पूछेगा तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसको आप ये कह सकते हो ताजमहल का पूर्ववर्ती, बिल्कुल ताजमहल के जैसे लगता है, बस वो रेड है और वो व्हाइट। ठीक है। और हुमायूं की जितनी मतलब जो घटनाएं हैं या उसके जीवन इतिहास है, उसका वर्णन जिस पुस्तक में हुआ है, किस पुस्तक में हुआ, उसका नाम है हुमायूं नामा। अब देखो, बाबर नामा तो खुद बाबर ने लिखी, तुर्की भाषा में लिखी, लेकिन हुमायूं नामा को कौन लिखता है, उसी की बहन यानी कि बाबर की ही एक बेटी रहती है जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम।